हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 5 को देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हमें डेंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद हंटर गिल्ड के जितने भी मेंबर थे ना वो सभी डेंजन से बाहर निकलने लगते हैं। बट उन सभी की हालत ना वहाँ पे काफी ज्यादा खराब थी, बहुत तो अपने पैर पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और हमें करेज गिल्ड के भी बंदे दिखाए जाते हैं और उन लोगों को इतना पता लग गया था कि अगर वो लोग डेंजन में जाते ना तो उनमें से कोई भी वापस नहीं आ पाता। चा और चॉय की हालत देखने के बाद और इसके बाद फाइनली जिन्वो भी बाहर निकलता है और वो मन में सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि रियल आर्किटेक्ट वो नहीं था, वो कहीं और है। और मुझे काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर तो मिल गए बट अभी भी काफी सारे क्वेश्चन है जिनके आंसर मुझे जानने हैं। और जिन्वो सोच रहा था कि डेंजन के अंदर जितने भी लोग मरे हैं ना वो सभी जिन्वो की वजह से मरे हैं। और वो ना चिनचुल को धन्यवाद भी करता है क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो शायद जिन्वो जिंदा नहीं बच पाता, मतलब कि उठ नहीं पाता वो। और उस रेड में ना कुल मिला के 20 लोग मारे गए थे। और इसके बाद जिन्वो ना वहां से जाने लगता है और तभी चा बोलते कि तुम ठीक तो हो ना। और जिन्वो वहां पे कुछ बोलने वाला होता है बट उससे पहले ना वो वहां पे बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हमें जापान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाड़ी में भर भर के भाई माना क्रिस्टल को ना गेट के आसपास गिराया जा रहा था। और वहाँ पे यूरी भी होता है और वो बोलता है कि इतना माना इनफ रहेगा मैजिक सर्कल को क्रिएट करने में, मतलब कि उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। और अगर एक बार मैंने अपना बैरियर इस गेट के आसपास बना दूं, इसके बाद माना क्रिस्टल के माना पावर्स को एब्सॉर्ब करके वो बैरियर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिस कारण वो डेंजन बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो पाएगा। और इसके बाद तभी यूरी को ना अचानक से कुछ फील हो जाता है और वो एक तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिरकार वहाँ पे कौन है, जल्दी से बाहर निकलो। और यूरी ना उस टाइम पे एक बिल्डिंग की तरफ देख रहा था और उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो ना इंसान नहीं है। और तभी हमें पता लगता है कि अभी यूरी ने जिस इंसान को सेंस किया था ना वो और कोई नहीं जिन्वो के डैड होते हैं। और जिन्वो के डैड बोलते हैं कि अच्छा तो उसकी शुरुआत हो गई और आपको पता चल जाएगा आगे कि आखिरकार किस चीज की शुरुआत की बात हो रही थी यहाँ पे। और जिन्वो के डैड भी बताते हैं कि अभी सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। और इसके बाद हमें जापान की फोर्स साथ ही मिलिट्री सभी लोग दिखाए जाते हैं, मतलब कि हंटर वंटर सभी लोग आ चुके थे और वो सभी ना एकदम रेडी हो चुके थे वहां पे लड़ाई करने के लिए। और इसके बाद फाइनली डेंजन ब्रेक हो जाता है बट हमें वो सीन नहीं दिखाया गया। इसके बाद सीधा हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है और वो ना उस टाइम पे हॉस्पिटल में था और उसके सर में ना काफी ज्यादा पेन हो रहा था। और तभी वहाँ पे यूजिन भी आ जाता है और वो जिन्वो को एकदम ठीक देख के ना वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और यूजिन बोलते हैं कि सर आप ठीक हो, मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा था, मुझे लगा था कि आपको कहीं कुछ हो ना जाए। और जैसे जिन्वो को पता लगता है ना कि अभी वो लगातार 3 दिनों से सो रहा था, भाई वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद ना उसके दिमाग में ना वॉर याद आने लगता है जो कि आर्किटेक्ट ने उसको दिखाया था। और इसके बाद तभी जिन्वो को कुछ और चीज याद आता है और वो बोलता है कि यूजिन मुझे जल्दी उस चीज के बारे में बताओ। और यूजिन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार जिन्वो किस चीज की बात कर रहे हैं। और जिन्वो बोलता है कि उस एस रैंक गेट के बारे में जो कि अपेयर हुआ था जापान में। और ये सुनने के बाद यूजिन वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाता है। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एस रैंक डेंजन से ना काफी बड़े बड़े जाइंट्स बाहर निकलते हैं। बट यूरी ना वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डरा था क्योंकि उसको लग रहा था कि इसको ना काफी आसानी से वो हैंडल कर सकता है। और इसके बाद यूजिन ने अपने आसपास जितना भी माना क्रिस्टल थे ना उन सभी में से माना कलेक्ट करने लगता है और वहाँ पे ना एक काफी स्ट्रॉन्ग सा बैरियर को क्रिएट करने लगता है। और वो जाइंट ना अभी उस बैरियर को ना ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे बट उनसे नहीं हो पा रहा था। और यूरी भी बोलने लगता है कि एक बीस्ट जो कि ए रैंक डेंजन में पाए जाते हैं और वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इनको क्या लगता है कि ये लोग मेरे मैजिक सर्कल को ब्रेक कर सकते हैं। बट तभी अचानक से ना वहाँ पे एक और जाइंट आ जाता है और वो ना सबसे पहले तो अपने छोटे मोटे जाइंट्स को काफी गंदी तरीके से मारता है। और ये चीज देखने के बाद ना यूरी भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और लिटरली भाई वो ना यूरी के बैरियर को ना सिर्फ एक अटैक में ब्रेक कर देता है। और यहाँ पे यूरी की तो हालत एकदम खत्म सी हो गई थी भाई इसके बाद। और इसके बाद यूजिन जिन्वो को बताने लगता है प्रेजेंट में कि वो रेड ना काफी गंदी तरीके से फेल हो गया एक तरह से। और इसके बाद हमें यूजिन के डैड का सीन दिखाया जाता है जो कि सो रखे थे और तभी अचानक से उनकी आंखें खुलती है और वो बोलते हैं कि मेरी आंखें लग गई थी और आखिरकार मैं कितने टाइम से सो रहा था। और उनका ड्राइवर ना वहीं पे होता है और वो बोलते हैं कि आप ना 23 आवर और 46 मिनट से सो रहे थे और आपने ये भी बता रखा है मुझे कि अगर आप 24 घंटे से पहले नहीं उठते हो ना तो मुझे आपको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। और इसलिए ना मैंने अभी कार को ना रेडी कर लिया था एकदम। और इसके बाद तभी ड्राइवर ना एक पेशेंट का ना रिपोर्ट देता है जो कि ना अभी इंटरनल स्लम्बर नाम की बीमारी से ना क्योर हुआ था, मतलब कि भाई सोने वाली बीमारी से। और वो पेशेंट कौन है वो तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता होगा, मतलब कि जिन्वो के मदर ही तो थी भाई वो। और यूजिन के डैड सोचने लगता है कि क्या जिन्वो के मदर के पास पावर है उस बीमारी से क्योर करने का। और तभी ड्राइवर बोलता है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है, ये उनकी दूसरी न्यूज थी एक तरह से। और ये ना उनकी बेटी थी, मतलब कि एक तरह से यूजिन की बड़ी बहन थी ये। और सीन ही बोलती है कि आखिरकार डैड आपको ये बात कब से पता थी इस बीमारी के बारे में। और इसके बाद हमें जापान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूरी को ना एक जाइंट उठाता है और सीधा निकल जाता है, मतलब कि भाई इतना ज्यादा डींगे हाँकने वाला इंसान का पत्ता इतनी आसानी से कट हो गया। और अभी जापान के लिए थोड़ा अच्छी बात है कि इसको इतने सारे पैसे देने की जरूरत नहीं है। और जाइंट के ऊपर ना टैंक से अटैक किया जाता है, हेलीपैड से काफी ज्यादा अटैक किया जाता है बट जाइंट के ऊपर ना कोई असर ही नहीं होता, मतलब कि ऐसा लग रहा था ना कि एक टॉय उनके ऊपर अटैक कर रहा है, कुछ फील ही नहीं हो पा रहा था।
और इसके बाद हमें एक जापान के एस रैंक हंटर का सीन दिखाया जाता है जो कि बता रहा होता है कि इस वेपन की मदद से ना हम इन जाइंट्स का ना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते एक तरह से, और हम इस तरीके से बस उन्हें देखते नहीं रह सकते, हमें भी जाना होगा बैटल में और उन सभी को हराना होगा। और इसके बाद दो हंटर मतलब कि मिनेरू और कनाई ना सीधा उस जाइंट के साथ ना लड़ने के लिए भिड़ जाते हैं। मतलब कि लिटरली एक जाइंट से ना दो एस रैंक के हंटर भिड़ रहे थे और फिर भी वो जाइंट ना एक तरह से भारी पड़ रहा था उन दोनों एस रैंक हंटर्स के ऊपर। और इसके बाद में कैमरामैन का भी सीन दिखाया जाता है जो कि जापान में अब तक जो कुछ भी हो रहा था ना उन सभी को ना टीवी पे लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। मतलब कि कैमरामैन के अंदर भाई काफी ज्यादा हिम्मत है। एक एस रैंक का गेट अपीयर हुआ लेकिन उसके बाद भी भाई वो वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर रहा है और ये सारी चीजें ना जिन्वो भी अपने घर पे टीवी पे देख रहा था। और इसके बाद जिन्वो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर ऐसा ही चलते रहना तो काफी जल्दी एशिया एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये एकदम जेजू आइलैंड की तरह फील हो रहा है मुझे। और जिन्वो वहाँ पे काफी सारी चीजें इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था, बट तभी पीछे से आवाज आता है कि उस जगह पे जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और ये बात ना जिन्हा जिन्वो को बोल रही थी और तभी जिन्वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो, मैं समझा नहीं। और तभी जिन्हा बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप वहाँ पे जाने वाले हो भैया। और इसके बाद जिन्हा ना दरवाजा बंद कर लेती है और तभी जिन्वो खड़ा होता है और वो बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं कहीं पे भी नहीं जाने वाला क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही काम कर चुका हूँ और अभी मैं थोड़ा ब्रेक लेने वाला हूँ। और जाने से पहले ना जिन्वो जिन्हा के सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसके बाद जिन्वो ना हमें पार्क में दिखाया जाता है और वो ना वहाँ पे जल्दी से बेरू को बुलाता है और बेरू भी बोलता है कि मास्टर आपको कुछ काम है क्या मुझसे। और इसके बाद जिन्वो ना बेरू से ना उसकी सिस्टर के बारे में पूछता है और बेरू बताता है कि मास्टर वैसे देखा जाए तो जिन्हा ना अभी सोने के अलावा ज्यादा कुछ काम नहीं करती। और जिन्वो को पता था कि अभी उसकी बहन ना काफी ज्यादा डर गई है क्योंकि जिन्वो 4 साल से हंटर का काम कर रहा है, बट आज तक उसकी बहन ने कभी भी उसको नहीं रोका जब वो इतना ज्यादा कमजोर था उसके बाद भी। बट अभी जिन्हा उसको रोकने की कोशिश कर रही है और इसके बाद जिन्वो ना वहाँ से जाने लगता है और उसको ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसको उस टाइम पे क्या करना चाहिए। और तभी अचानक से वहाँ पे एक गाड़ी आ जाती है और अगले सीन में जिन्वो एक जगह पे बैठा होता है और बोलता है कि आखिरकार आपको मुझसे काम क्या है। और अभी जिन्वो जिसके सामने बैठा था ना वो यूजिन के डैड थे। और इसके बाद यूजिन के डैड ने सबसे पहले जिन्वो के आगे ना एक ब्लाइंड चेक रख देते हैं और सबसे पहले ये भी बोल देते हैं कि भाई तू ना मुझे कोई अमीर या फिर घमंडी इंसान तो बिल्कुल भी मत समझियो जो कि पैसे की मदद से कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि तू एक एस रैंक का हंटर है और तेरे सामने मैं पैसे की चोट तो आप बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता। और जिन्वो बोलता है कि आपको बातें घुमाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा बोलिए कि आपको क्या काम है। और यूजिन के डैड बोलते हैं कि जो बीमारी तुम्हारी मदर को थी वही बीमारी मुझे भी है। और ये सुनने के बाद ना जिन्वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या इसके बारे में यूजिन को पता है। और डैड बोलते हैं कि इसके बारे में मेरी वाइफ, डॉक्टर और साथ ही मेरे ड्राइवर को पता है, कुल मिला के 3 लोग को। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि बट अभी तो मुझे भी पता चल गया है ना। और यूजिन के डैड हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ तुमने सही बोला, अभी 4 लोगों को पता चल गया एक तरह से। और इसके बाद तभी यूजिन के डैड ना सीधा बोलते हैं कि मुझे ना तुमसे इस बीमारी का इलाज चाहिए। और इस टाइम पे जिन्वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसको पता था कि भाई ये डिसीजन ना एक तरह से काफी ज्यादा टफ था, मतलब कि वो इस तरीके से आसानी से डिसीजन नहीं ले सकता यहाँ पे। और इसके बाद अगेन हमें जापान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गया था, लेकिन उसके बाद भी न्यूज रिपोर्टर जो थे ना वो अभी तक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, मतलब कि लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। और लिटरली भाई वहाँ पे जाइंट ना काफी ज्यादा मचा रहे थे, मतलब कि बिल्डिंग पे बिल्डिंग तोड़े जा रहे थे। लेकिन उसके बाद भी भाई कैमरामैन को बिल्कुल भी डर ही नहीं लग रहा था, वो ऐसे लाइव स्ट्रीम कर रहा था जैसे कि ना अगर वो जाइंट उन पे अटैक करेगा ना तो भाई वो तो एक ही पंच में उनको हरा देंगे। और इसके बाद हमें यूजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप जापान नहीं जा सकते। और आपको पता है ना कि जेजू आइलैंड के रेड की तुलना में काफी ज्यादा खतरनाक है और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतने खतरनाक बीस्ट को नहीं देखा। और जिन्वो बोलता है कि भाई बट इसके अलावा तो ये तो देख, अगर इस रेड में हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते तो हमारा गिल ना एक तरह से पूरी दुनिया का नंबर 1 गिल बन जाएगा। लेकिन इसके बाद बिना यूजिन उसके खिलाफ था जिन्वो के। और जिन्वो भी अपने मन में सोच रहा था उस टाइम पे कि मैं कभी भी कोई डिसीजन लेता ना तो यूजिन कभी भी उसके खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं जाता, उसको मेरे ऊपर पूरा भरोसा होता। बट इस टाइम पे ना इसको भी मेरी काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। और इसके बाद फाइनली यूजिन जाने के लिए मान जाता है, बट वो ना काफी देर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। और ये सुनने के बाद ना जिन्वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद यूजिन बताने लगता है रेड गेट वाला इंसिडेंट, डबल डंजन वाला इंसिडेंट और साथ ही जेजू आइलैंड वाला इंसिडेंट, वहां सब पे ना एक चीज कॉमन है। और इसके बाद वो काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि सर यार हर जगह आप हो पर मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। और आपको पता है ना मैं इस गिल का वॉइस गिल मास्टर हूँ और अभी तक किसी को ये भी नहीं पता कि मैं आपका दोस्त हूँ। और साथ ही ना ही मेरी फोटो है आपके साथ एक भी। और मुझे भी काफी ज्यादा शर्म आता है और मैं भी चाहता हूँ कि मैं बोलूँ कि मैं जिन्वो के साथ रहता हूँ, मैं उनके गिल का वॉइस गिल मास्टर हूँ। और जिन्वो सोचता है कि भाई पता नहीं इसको क्या नशा हो गया, आज इतना पागलों वाली हरकतें क्यों कर रहा है। और अभी जिन्वो कुछ कर तो सकता नहीं था भाई, वो हाँ बोल देता है इसके लिए और वहाँ पे सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। और इसके बाद वो अगले दिन जाने वाले थे जापान रेड के लिए, बट उससे पहले वो अपनी मदर के पास जाता है, मतलब कि थोड़ा घर पे भी तो टाइम स्पेंड करना बनता है ना भाई। और इसके बाद तभी मदर बोलते हैं कि जिन्वो आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे, इतने टाइम से मैंने तुम्हारे लिए खाना बना के रखा है। और इसके बाद जिन्वो ना बैठ के खाना खाने लगता है। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन
दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्वो ने ना यूजिन के डैड के ऑफर को ना एक तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था और वो बोलते कि मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और यूजिन के डैड बोलते कि बट आखिरकार तुम्हारी मदर कैसे ठीक हो गई। और जिन्वो बोलता है कि अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं प्रॉफिट कमाने का कोशिश करता, क्योंकि आपको भी पता है कि ये बीमारी कितने सारे लोगों को है। और इसके बाद जिन्वो वहां से चला जाता है और यूजिन के डैड ना काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। और इसके बाद जिन्वो ना लिफ्ट में सोच रहा था कि मुझे ना शायद यूजिन के डैड को बता देना चाहिए था इस चीज के बारे में, बट मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरे डैड कैसे इंसान है। और अभी मेरे पास होली वाटर ऑफ लाइफ की संख्या भी काफी ज्यादा कम है और इसी कारण मैं इसको काफी बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और इसके बाद प्रेजेंट में ना खाना खाते टाइम जिन्वो बोलता है कि मदर मुझे माफ करना, बट मुझे अभी जाना होगा। और मदर बोलती है कि तुम ना एकदम अपने पापा पे गए हो, क्योंकि तुम्हारे फादर भी ना ऐसे थे, जब भी किसी को जरूरत होती थी ना तो खाने के बीच में ही उठ के चले जाते थे। और इसके बाद में जिन्हा का सीन दिखाया जाता है जो कि सो रखी थी। और इसके बाद तभी जिन्वो उसके पास जाता है, वहां पे बैठता है और वो बोलने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे कितने भी दूर हो, बट मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते रहूंगा। और इसके बाद वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल भरी बातें भी करता है। और तभी हमें पता लगता है कि जिन्हा ना सो नहीं रखी थी, बल्कि वो ना सोने की एक्टिंग कर रही थी और उस टाइम पर सारी बातें सुन रही थी और साथ ही काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रही थी। वो वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है। और इसके बाद हमें चेयरमैन गो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपना भाषण दे रहे थे और उस टाइम पे काफी ज्यादा न्यूज रिपोर्टर थे वहाँ पे। और इसके बाद जिन्वो भी वहाँ पे एंट्री करता है और वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा भाषण देता है। और इसके बाद चेयरमैन गो और साथ में जिन्वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। और इसके बाद फाइनली जिन्वो और यूजिन जापान के लिए निकल जाते हैं और दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। मतलब कि यूजिन तो पोर्टर का काम कर रहा था और जिन्वो तो वहाँ पे अपने बैटल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और इसके बाद जिन्वो बोलता है कि यूजिन तुम तैयार तो हो ना। और यूजिन बोलता है कि सर मैं जब से आपके साथ आया हूँ मैं हर वक्त पे तैयार रहता हूँ। और इसके बाद हमें जापान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आम नागरिकों को ना बचाया जा रहा था और एक आर्मी मैन ना एक डॉक्टर को बोल रहा था कि ट्रक के अंदर ना ज्यादा स्पेस नहीं है तो हम इन सभी को लेके नहीं जा पाएंगे। और डॉक्टर बोलता है कि तुम पागल वागल हो गए, यहाँ पे 10 से भी ज्यादा लोग हैं जो कि चल नहीं सकते और हमें उन सभी को बचाना होगा। और आर्मी मैन वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि हमें ना उन लोगों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है जो कि काफी जल्दी मरने वाले हैं और जाइंट भी यहाँ पे काफी जल्दी आने वाले हैं और अगर तुम लोग यहीं पे रहते हो तो तुम लोगों को भी कुछ हो सकता है। और वो डॉक्टर भी बोलने लगता है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैंने और मेरी वाइफ ने प्रॉमिस किया है कि हम ना इन सभी को बचा के रहेंगे। और इसके बाद तभी वहाँ पे कुछ जाइंट अपीयर होने लगते हैं और वो ना कुछ आर्मी मैन के साथ कुछ कर जाते हैं, मतलब कि मैं नहीं बता सकता, मतलब कि निकल जाते हैं एक तरह से। और इसके बाद आर्मी मैन ना काफी ज्यादा बुलेट फायर करने लगता है जाइंट के ऊपर, पर जाइंट को ना कोई असर नहीं होता इसका। और इसके बाद एक जाइंट डॉक्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, बट तभी वहाँ पे आर्मी मैन आ जाता है और वो ना उस डॉक्टर को बचा लेता है वहाँ पे। और इसके बाद तभी वहाँ पे अचानक से एक शैडो आ जाती है और वो ना उस जाइंट को ना काफी दूर फेंक देता है और वो शैडो ना एक अटैक करता है और वो जाइंट ना काफी दूर जाके गिरता है, क्योंकि वो जो शैडो था ना वो जीमा का शैडो था। और ये बात तो आपको भी पता है कि जीमा जिन्वो के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स में से एक है। और जीमा को देखने के बाद ना वहाँ पे बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद तभी एक बिल्डिंग ना अचानक से ना उस डॉक्टर के ऊपर गिरने वाला होता है, मतलब की बिल्डिंग के टुकड़े। बट तभी वहाँ पे यूजिन सही टाइम पे आता है और उनके ऊपर कवर करके ना उनको बचा लेता है। और इसके बाद यूजिन बोलता है कि सर आप जाके बैटल करिए और मैं यहाँ पे सभी को बचाने का काम करता हूँ। और जिन्वो भी बोलता है कि वैसे देखा जाए तो भाई तू काफी ज्यादा समझदार हो गया अब। और इसके बाद हमें जीमा का एक्शन देखने को मिलता है, फर्स्ट टाइम में शायद जीमा का एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और लिटरली भाई काफी बढ़िया शैडो है, मतलब कि जिन्वो भी इसको एक तरह से टेस्ट कर रहा था और जीमा भी ना अपने आप को प्रूव करते जा रहा था वहाँ पे, मतलब कि काफी ज्यादा जाइंट्स को मारता है जीमा अकेले ही। और इसके बाद जिन्वो भी जीमा के ऊपर बैठता है और उसके सामने भी जितने भी जाइंट्स आते जा रहे थे ना उन सभी को स्लैश करते जा रहा था, कट करते जा रहा था। और इसके बाद ना मैं कुछ हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि एक साथ बैठ के ना जिन्वो के बारे में बात कर रहे थे। और उन सभी को ऐसा लग रहा था कि जिन्वो ना जापान की रेड में ना बच नहीं पाएगा, वो मारा जाएगा, अकेले कौन ही लड़ सकता है एस रैंक के डेंजन से। और लिटरली वो लोग ना वहाँ पे शर्त लगाते, कोई अपना घर दाव पे लगा लेता है और एक बंदा तो अपनी कार भी दाव पे लगाता है। और पीछे से थॉमस बोलता है कि मुझे नहीं लगता, मैं तुम्हारी बात पे सहमति नहीं हूँ और मैं ना अपनी बिल्डिंग दाव पे लगाता हूँ कि वो काफी आसानी से सर्वाइव कर जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला वहाँ पे। और वो बोलते हैं कि तुम ना उस एस रैंक गेट पे ध्यान दो जो कि हमारे बैकयार्ड में अपीयर हुआ है, मतलब कि जापान के अलावा ना अमेरिका में भी एक एस रैंक का गेट अपीयर हुआ था। और बोलते हैं कि मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि कल के डेंजन ब्रेक के बाद तुम में से कितने लोग हैं जो कि सर्वाइव कर पाएंगे। और वो लोग ना थॉमस की बात को सुन भी नहीं रहे थे, वो लोग सोच रहे थे कि भाई ये कितना ज्यादा पकाता है। और इसके बाद थॉमस बिना विंडो की तरफ देखता है और बोलता है कि जापान में सच में अभी काफी ज्यादा मजे आ रहे होंगे और जिन्वो अकेले ही मजे ले रहा है। और एक गेट तो अमेरिका में भी अपीयर हो रखा था। और इसके बाद हमें अगेन जापान का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खराब था। और लिटरली भाई कैमरामैन ना अभी तक वहाँ पे लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था और वो वहाँ पे बताने लगता है कि इस पे विश्वास करना तो काफी ज्यादा कठिन है, बट ऐसा देखने में लग रहा है कि जो जिन्वो के बीस्ट है वो इन सभी जाइंट्स पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। और फाइट्स को देखने के बाद ऐसा साफ पता लग रहा था कि जिन्वो की जो शैडो आर्मी है ना काफी गंदी तरीके से डोमिनेट कर रही थी उन जाइंट्स आर्मी के ऊपर। और इसके बाद तब हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि डर के भाग रही थी और उसके पीछे ना एक जाइंट
जाइंट पड़ा हुआ था और वो जाइंट ना उस बच्ची को पकड़ने ही वाला था, बट तभी वहाँ पे अचानक से एक और शैडो आ जाता है और वो ना उस जाइंट का हाथ कोई काट देता है। और ये शैडो कौन होने वाला था ये तो आप सभी को काफी अच्छे तरीके से पता होगा, इग्रिस होता है जो कि उस बच्ची को गोद में ले रखा था। और इसके बाद पीछे से तभी आयरन भी आता है और वो उस जाइंट के ऊपर एक अटैक करता है, एक खतरनाक अटैक करता है और उस जाइंट का खेल हो जाता है वहां पे खत्म। और वो बच्ची भी ना काफी प्यार से आयरन की तरफ देख रही थी और आयरन ना उस टाइम पे काफी ज्यादा रोर कर रहा था, मतलब ये काफी ज्यादा जश्न मना रहा था। बट जैसे वो नोटिस करता है ना कि बच्ची उसकी तरफ देख रही है, वो काफी ज्यादा प्यारी सी शक्ल बनाने लगता है इसके बाद। और इसके बाद वो बच्ची ना इग्रिस की तरफ भी देख रही थी और सच बता रहा हूं भाई ये मूवमेंट ना मुझे काफी ज्यादा प्यारा सा लग रहा था, पता नहीं क्यों बट लग रहा था। और वहां पे जितना कुछ भी हो रहा था ना जिनको काफी मजे में वो सब कुछ देख रहा था। और तभी एक सोल्जर आता है जिन्वो के पास और वो ना जिन्वो को धन्यवाद करता है उनकी मदद करने के लिए। और जिन्वो ने बोलता है कि तुम्हें धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने भी काफी अच्छा काम किया था, मतलब कि तुम भी आम नागरिकों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए तुम्हारी जान भी खतरे में आ रही थी। और जिन्वो पे काफी ज्यादा तारीफ करता है ना उस सोल्जर की। ये सुनने के बाद ना वो सोल्जर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि भाई इतना महान वॉरियर मेरी तारीफ कर रहा है, काफी ज्यादा खुश हो जाता है बंदा। और इसके बाद तभी जिन्वो ना यूजिन को बोलता है कि तुम ना इसको बाहर लेके चले जाओ, मतलब कि सेफ जगह पे लेके चले जाओ। और इसके बाद यूजिन ना ऐसा ही करता है, उस सोल्जर को ना एक सेफ जगह पे लेके जाने लगता है। और इसके बाद जिन्वो ना अपने पीछे मुड़ के देखता है और उसके पीछे ना काफी ज्यादा जाइंट्स पड़े हुए थे, मतलब कि मरे हुए जाइंट्स थे वो सभी। और इसके बाद जिन्वो अगेन काफी बैडेस्ट तरीके से वहां पे अराइज बोलता है। तो बस अभी हमें इस एपिसोड को यहीं पे रहने देते हैं। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।